वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देख रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में भी हमने बात की थी। इस लेक्चर के अंदर हम जो फंक्शंस रिमेनिंग जो रह गए हैं उन पे डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को और डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर आपने कंप्यूटर पे कोई भी फंक्शंस या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो देन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये क्या है, एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है किसी भी हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज़र के दरमियान। और कोई भी कंप्यूटर यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास जो विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट ऑपरेशंस कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा इंटरफेस है जो कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है परफॉर्म कर रहा होता है। और जब हमने फंक्शन की बात की तो हमारा प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस, एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी, कंट्रोलिंग नेटवर्क, हाउस कीपिंग सर्विस और मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस है। ये ऑलरेडी हम रीड आउट कर चुके हुए हैं, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। आज जो बेसिक जो टॉपिक्स हैं, बेसिक जो फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे असेसिंग वेब को, डिवाइस कंट्रोलिंग को, जॉब स्केजुलिंग को, मेमोरी मैनेजमेंट को और बूटिंग को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें इसको चेकआउट करते हैं कि ये क्या क्या है और ये कैसे काम परफॉर्म हो रहा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं असेसिंग द वेब। बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूरा फैसिलिटी दे रहा है कि आप वेब के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये बेसिकली आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ताकि आपका कंप्यूटर और जो ISPR हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वेब ब्राउज़र और ईमेल प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हुए हैं। जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। और आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है जिसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो सफारी जो है वो उनका बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है जो कि आपको वेब के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। बेसिकली जो आपका वेब ब्राउज़र ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट के ऊपर ईमेल भी सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। डिफरेंट जो वेब एप्लीकेशंस हैं जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप की जो वेब एप्लीकेशन है, वेब पोर्टल है, और जो स्काइप वगैरह हैं और दूसरी भी जो ट्विटर्स वगैरह हैं, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा थाउजेंड ऑफ जो वेबसाइट्स हैं उनको भी आप वेब ब्राउज़र के ज़रिए ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसको देख सकते हो या उसको विज़िट कर सकते हो। तो ये फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइस कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम शॉर्ट वर्ड में OS बोलते हैं, यही कंप्यूटर के साथ जो जितनी भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनको कंट्रोल करता है। और जितनी भी डिवाइसेस उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। बेसिकली डिवाइस ड्राइवर ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताता है कि इन डिवाइसेस के साथ आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। और हर एक जो डिवाइस है उसकी अपनी सेट ऑफ कमांड्स होती हैं और उसकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम कम डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए यूज़ करके हम जो हैं उनको रन कर रहे होते हैं।
आपको पता है जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हो, विंडो 7 या विंडो एक्सपी वगैरह, तो आपको डिफरेंट डिवाइस कंपोनेंट्स के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बेसिकली ड्राइवर ही ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को के साथ इंटरेक्ट करके कंप्यूटर को बताता है कि इस डिवाइस को कैसे आपने यूज़ करना है। और जब भी आपका कंप्यूटर बूट होता है, कंप्यूटर बूट क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर बूट क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर बूट होना शुरू हो जाता है। और जब कंप्यूटर बूट होना शुरू हो जाता है तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उसके जो ड्राइवर्स हैं वो रैम के अंदर लोड हो जाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइव इंस्टॉल ना हो तो आपकी वो डिवाइस कभी भी सही तौर पे फंक्शन नहीं करेगी। और विंडो के अंदर तमाम के तमाम ड्राइवर जो कि ड्राइवर्स आपके ने इंस्टॉल किए होते हैं उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .drv की होगी। यानी कि वो तमाम की तमाम फाइल जिनकी एक्सटेंशन .drv होगी, तो समझ आइएगा कि ये क्या है, ये एक डिवाइस ड्राइवर है। सम टाइम आप क्या करते हो कि आपका कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है कि अपने सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइस ड्राइवर है उनको चेकआउट करता है। अगर तो उस ड्राइव का ड्राइवर इंस्टॉल हो तो देन वो उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, उसको आपके लिए रन करना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग यूएसबी यूज़ करते हो तो यूएसबी जूँ ही लगाते हो तो उसी वक्त यूएसबी जो ड्राइव है वो ओपन हो जाती है। क्यों ओपन हो जाती है? क्योंकि यूएसबी का जो डिवाइस ड्राइवर है वो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। आप सिंपल क्या करते हो, लगाते हो और यूज़ करते हो। बेटा इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग मीन लगाओ एंड प्ले मीन रन करो, उसको यूज़ करो। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर उस डिवाइस का ड्राइवर मौजूद ना हो तो आपका कंप्यूटर उसको प्रॉपर्ली तौर पे यूज़ नहीं कर पाएगा, वो आपको एरर देगा। तो इस तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिवाइसेस को डिवाइस ड्राइवर के ज़रिए कंट्रोल करके उनको रन कर रहा होता है और उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब स्केजुलिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम जो फंक्शन है वो क्या है, जॉब स्केजुलिंग। बेसिकली कोई भी जब आपका प्रोसेसर कोई भी ऑपरेशन को मैनेज करे तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक जॉब है। अब डिफरेंट किस्म की जॉब आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, डिफरेंट किस्म की इनपुट को गेट करना और डिफरेंट किस्म की आउटपुट को यूज़र के सामने डिस्प्ले करवाना। तो ये सारी की सारी क्या हैं, कंप्यूटर की जॉब्स हैं। अब ये वाली जो जॉब्स हैं, ये कौन सी जॉब पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी जॉब बाद में परफॉर्म करनी है, कौन सी जॉब किस वक्त परफॉर्म करनी है, ये सारा का सारा जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिटरमिन कर रहा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिटरमिन करता है, ये डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म यूज़ कर रहा होता है, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर के अंदर लॉजिक यूज़ कर रहा होता है जो कि डिफरेंट जॉब्स को प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि कोई भी डिवाइस जो है वो आप किसी भी जॉब में बिजी होती है, यानी कि किसी कोई भी इंस्ट्रक्शन को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही होती है। तो अगर कोई उसको उसके लिए कोई जॉब न्यू आ जाए तो उस जॉब को हम मेमोरी में सेव कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बफर करना। बफर, उसको मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, बफर। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीयू एक टास्क पे काम कर रहा है, एक जॉब पे काम कर रहा है, उसको एक और जॉब आ जाती है तो वो क्या करेगी, जो नेक्स्ट जॉब आएगी वो हम क्या करेंगे, मेमोरी में पुट कर देंगे। उस मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, बफर। जब सीपीयू पहले जो काम कर रहा होता है उसको रिमूव ख़त्म कर दे तो देन बफर में देखता है, बफर में जो भी जॉब पड़ी है उसको उठाता है और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इस तरह इसके दौरान अगर कोई नेक्स्ट जॉब आ जाती है वो भी उठा के वो मेमोरी में यानी कि बफर में डाल देता है और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। जब ये सेकंड जॉब ख़त्म हो जाती है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, देन वो बफर को बुलाता है और देन उसमें से जॉब्स को उठा के उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इस तरह जो आपके डिफरेंट जो प्रोसेसर है, डिफरेंट किस्म की जो जॉब्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो अगर फॉर एग्जांपल
हम प्रिंटिंग को बोलते हैं कि ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्या करो, इनको प्रिंट आउट करो। लेकिन जो प्रिंटर है वो क्या करता है कि एट अ टाइम एक ही डाटा या एक ही जॉब या एक ही डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर लेता है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जो 2 जॉब्स हैं, इनके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बफर में भेज देगा। और जब वो बफर में भेजेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, स्पूलिंग कर रहा है। और जो आपका बफर होता है वो क्या होता है, एक क्यू होता है। अब क्यू क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका डाटा हम सेव कर रहे होते हैं। और जब आपका प्रिंटर एक जॉब को कंप्लीट कर देगा, देन वो क्या करेगा कि बफर में से दूसरी जॉब निकालेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और जब बेसिकली जब सेकंड जॉब को भी कंप्लीट कर लेगा, फिर बफर में से डाटा थर्ड डॉक्यूमेंट्स को उठाएगा और उसको प्रिंट आउट करना शुरू कर देगा। इस तरह जितने भी टास्क आते जाएंगे वो उसको बारी बारी प्रिंट आउट करता जाएगा। वो ये सारा का सारा काम एक प्रोग्राम के थ्रू हो रहा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट स्पूलर बोलते हैं। इनके प्रिंट स्पूलर ही एक एक जॉब को उठाता है और देन प्रिंटर को देता है, प्रिंट टास्क परफॉर्म करता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेन मेमोरी होती है जिसमें तमाम का तमाम डाटा जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है। तो बेसिकली उस मेमोरी का जो साइज़ होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क के, जैसे कि 4 GB हो गया, रैम और 2 GB 8 GB है, ठीक है, तो ये 16 GB है। तो ये क्या है, ये आपकी मेमोरी है। तो ठीक है, तो मेमोरी को ऑप्टिमाइजिंग के तौर पे, यानी कि आप इस तरह यूज़ किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे के साथ वर्कआउट करे, तो इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। बेसिकली जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। यही डिफरेंट किस्म की जो मेमोरी के एरिया हैं, मेमोरी का जो कंपोनेंट्स हैं, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को एलोकेट कर रहा होता है। और जब प्रोग्राम अपना काम परफॉर्म कर चुकता है, कर देता है, देन उससे वो मेमोरी का जो एरिया जो उसने एलोकेट किया होता है उससे वो डी एलोकेट करवा लेता है। डी एलोकेट मतलब उससे वो एरिया वापस ले लेता है। बेसिकली सम टाइम क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा जो टास्क हैं वो कंप्यूटर के अंदर रन हो रहे हों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि आपकी हार्ड डिस्क का एक छोटा सा जो पार्ट है वो एज आ रैम के तौर पे यूज़ करना शुरू कर देगा। बेसिकली ये क्यों करता है, क्योंकि जब आपकी रैम फिल आउट हो जाती है और नए टास्क आना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके लिए रैम में जगह नहीं बचती। तो फिर वो रैम और राम यानी कि जो आपकी हार्ड डिस्क है, राम तो नहीं आप बोलेंगे, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसका कुछ जो पोर्शन है वो एज आ रैम के तौर पे यूज़ करेगा। और जब वो हार्ड डिस्क का पोर्शन जो कि एज आ रैम के तौर पे यूज़ करे तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ये वर्चुअल मेमोरी टेम्परेरी तौर पे होती है। जो ही मेमोरी जो रैम है उसका कुछ पोर्शन खाली हो जाता है, देन वो वर्चुअल मेमोरी को रिमूव कर देता है, ठीक है, और रैम का पोर्शन दोबारा यूज़ करना शुरू कर देता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें कि मेरे पास अगर जो रैम है वो 4 GB है और 4 GB जो रैम है वो फिल आउट हो चुकी हुई है, अब नए टास्क आ गया। तो फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि क्या करो कि मुझे थोड़ा सा हिस्सा दो अपनी मेमोरी का, ताकि जो नए प्रोग्राम आए हैं मैं उसको तुम्हारे अंदर सेव कर सकूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि हार्ड डिस्क अपना कुछ पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा। जब वो पोर्शन जो कि हार्ड डिस्क का जो कि प्रोवाइड किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि वो रैम के तौर पे यूज़ कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट जो हो रही होती है, तो बेसिकली वो एरिया जो कि हम वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं स्वैप फाइल भी बोल रहे होते हैं। बेसिकली ये जो एरिया होता है ये डाटा को, इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शन को बिटवीन मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली वो अमाउंट ऑफ डाटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो कि गिवन टाइप के ऊपर हम स्वैप करते हैं, यानी कि मेमोरी से हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क के मेमोरी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेज।
और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आइटम्स हैं, जिसमें प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन या डाटा मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान स्वैप हो रहा होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पेजिंग बोलेंगे। अच्छा, जब ये काम हो रहा होता है तो सम टाइम एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है, सिचुएशन इन विच मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेस्टेड इन पेजिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो जब पेजिंग हो रही होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कुछ डाटा उठा के रैम में डालता है, और सॉरी रैम से उठा के हार्ड डिस्क में डालता है, और हार्ड डिस्क से डाटा उठा के रैम में डाल रहा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, सम टाइम जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा होता है, हालांकि वो टाइम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो वो एक ऐसा टाइम, वो टाइम जो कि पेजिंग के दौरान वेस्ट हो रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रैशिंग। यानी कि थ्रैशिंग एक ऐसा टाइम है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो एग्जीक्यूशन के टाइम है उसको ज़ाया कर देता है, किसमें? स्वैपिंग में। नेक्स्ट है जो है वो हम बात करते हैं बूटिंग प्रोसेस पे। बूटिंग प्रोसेस क्या है? बूटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है या फिर रीस्टार्ट हो रहा होता है। बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके कंप्यूटर को वर्क करने के लिए स्टार्ट करता है। ये कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को चेक करता है और उनको आपके लिए रेडी कर देता है। ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि जो बूटिंग है वो दो तरह की होती है, एक कोल्ड बूट होता है, एक वार्म बूट होता है। कोल्ड बूट क्या होता है? व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज़ बीन पावर्ड ऑफ कम्प्लीटली इज कॉल्ड द कोल्ड बूट। जब आपका कंप्यूटर आपने बंद किया हुआ है, ठीक है, कल का यहाँ 2-3-4 घंटे हो चुके हुए हैं, तो देन आप दोबारा उसको अगर ऑन करते हो तो ये जो बूट होगा या ये जो बूटिंग होगी इसको हम बोलेंगे कोल्ड बूट। और जब आप अपने कंप्यूटर को आपने यूज़ कर रहे हैं और आप उसको रीस्टार्ट करते हो, तो रीस्टार्ट करने के बाद जब वो दोबारा ऑन होता है तो उसको हम बोलते हैं वार्म बूट। तो ये बात याद रखिएगा कि जो बूटिंग है वो दो तरह की है, एक कोल्ड बूटिंग है और एक वार्म बूटिंग है। बेसिकली जब बूटिंग का प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो कर्नल और इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको उठा के रैम में पुट कर रहा होता है। अब कर्नल क्या है? कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी, आपके कंप्यूटर की क्लॉक, आपकी कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट किया जाता है और कंप्यूटर के रिसोर्सेज कैसे असाइन किए जाते हैं उसको परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मेजर जो टास्क है उनको परफॉर्म कर रहा होता है। कर्नल उस वक्त तक आपकी मेमोरी में रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि आपने जब भी बूटिंग के बारे में बात करनी है या बूटिंग का आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो उसमें 6 किस्म के टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। और ये 6 के 6 जो टास्क हैं, जो इवेंट्स हैं, ये अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते हैं देन आपका कंप्यूटर आपके लिए ऑन होता है, वरना अगर इसी में एक भी प्रॉब्लम हो देन आपका कंप्यूटर कभी भी आपके लिए ऑन नहीं होगा। तो पहला प्रोसेस इवेंट क्या है? द कंप्यूटर रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिकल पावर टू इट्स सर्किट सो द सिस्टम कंपोनेंट्स कैन रन। पहला टास्क बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वो पावर सप्लाई से पावर लेता है और अपने तमाम के तमाम सर्किट को भेजता है ताकि वो प्रॉपरली तौर पे रन होना शुरू हो जाए। सेकंड पे क्या होता है कि आपका बायोस प्रोग्राम स्टार्ट होता है। कब ये होगा? जब आपकी जो रैम है वो पावर गेन करेगी। अब बायोस क्या है? बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। यहाँ आप इसको ये भी बोल सकते हो बेसिक इनपुट आउटपुट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इसको ये बोल लो। तो बेसिकली ये जब भी रैम को पावर मिलेगी जब आपकी बायोस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब बायोस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? बायोस के अंदर वो तमाम की तमाम इनिशियल इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में
जो है या सिस्टम को रन होने में या सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए दरकार होती हैं, यानी कि रिक्वायर होती हैं। और फिर इसके बाद जो बायोस है वो अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए एक जो है आप समझ लें कि प्रोग्राम रन करता है, जो जिसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, जो बेसिकली तमाम के तमाम क्रिटिकल सिस्टम के कंपोनेंट्स को चेक करेगा और ये इंश्योर करेगा कि वो सही तौर पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर सिस्टम के कंपोनेंट्स प्रॉपर तौर पे वर्क कर रहे हैं तो बायोस क्या करेगा, डिफरेंट डिवाइसेस को देखेगा जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच है और उनकी सेटिंग को भी चेकआउट करेगा। अगर इनके दौरान किसी में भी कोई भी एरर आ जाता है तो कंप्यूटर बीप देना शुरू कर देता है और जो प्रॉब्लम होती है उसको मैसेज के ज़रिए डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अगर एरर नहीं होता और आपका जो स्टेप नंबर 3 और 4 है वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होते हैं तो बायोस क्या करता है कि सिस्टम की फ़ाइल को जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी होती है उनको सर्च आउट करना शुरू करता है। जब वो मिल जाती है उनको रैम में लोड कर देता है और फिर इसके बाद जो बायोस है वो कर्नल को लोड करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स को रैम में भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और फिर इसके बाद जब कर्नल सक्सेसफुली लोड हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल संभाल लेगा और इस तरह डिफरेंट फंक्शन इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। 6th स्टेप पे क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो ज़रूरी टास्क होते हैं जैसे कि आपसे यूज़र नेम लेना और आपका पासवर्ड गेट करना, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करना और डिफरेंट यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स हैं और जो प्रोग्राम जो कि बैकग्राउंड पे स्टार्ट होते हैं, बैकग्राउंड पे रन होते हैं, उनको स्टार्ट कर देता है। और देन आपके सामने जो है वो डेस्कटॉप स्क्रीन शो होना शुरू हो जाती है और अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। बेटा ये था मेन जो टास्क हैं, मेन जो फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है जब भी आप उसे बूट करते हैं।